नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो चंबल यानी कि बीहड़ में कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो एक ऐसी महिला डकैत की जिसकी सीधे सीधे अदावत किसी और से नहीं, फूलन देवी से हुई थी। जब जब हम पन्ने पलटते हैं तो फूलन देवी का बेमई कांड रूह कपा देता है, लेकिन उसी बेमई कांड का बदला लेने वाली कुसुमा नाइन को भी इतिहास भुला नहीं सकता। जब तकरीबन 14 से 15 मल्लाहों को एक लाइन में खड़े करके बिल्कुल बेमही कांड जैसा कांड अंजाम दिया गया था। अब कुसुमा नाइन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े खूंखार किस्से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि कुसुमा नाइन जो बीहड़ में दहशत का दूसरा नाम हुआ करती थी, उनका उस वक्त इंटरव्यू लेने वाले उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाक्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर चौक पर दिनेश जी। धन्यवाद। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिनेश शाह जी की बड़ी उपलब्धियां हैं पत्रकारिता के सफर में, लेकिन एक अहम उपलब्धि ये भी है कि चंबल की शेरनी के नाम से विख्यात रही कुसुमा नाइन का इन्होंने इंटरव्यू किया था एक ऐसे वक्त में जब उनके नाम की दहशत थी, खौफ था। उस वक्त जाकर कुसुमा नाइन के एक एक पहलू को, उनके जीवन के एक एक पहलू को लोगों के सामने रखा था। आज वो दुनिया में नहीं है कुसुमा नाइन, लेकिन दिनेश शाक्य जी के जुबानी हम समझना चाहेंगे एक ऐसी लड़की जो मासूम थी, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे वो खूंखार एक डकैत में तब्दील हुई, और तो और जिनके नाम का एक डंका बजता था, लोग डरते थे, यानी कि फूलन देवी, उनके साथ उनकी क्या अदावत हुई, तमाम चीजें समझेंगे। लेकिन शुरुआत वहां से करेंगे कि आपने वो इंटरव्यू कब किया था, उस वक्त कैसे हालात थे, और सवाल ये कि एक डकैत, वो भी चंबल बीहड़, नाम सुनते ही डर लग जाता है दिनेश जी। उस वक्त आपके जहन में पहला सवाल क्या रहा कि क्या, कैसे जाकर वो इंटरव्यू किया जाए? बात साल 2003 की है। मैं सहारा न्यूज़ चैनल में इटावा से रिपोर्टर के रूप में काम करने के लिए आया और अचानक एकाएक कुछ ही दिनों बाद डाकुओं का इटावा और चंबल के इलाके में काफ़ी प्रभाव कहा गया, माना गया और उनकी जो संख्या थी वो भी बहुत अधिक थी। तो चैनल में जो साथी लोग थे, वरिष्ठ सहयोगी थे, उनसे संवाद जब स्थापित किया गया कि उन्हें बताया गया कि ऐसी-ऐसी सूचना आ रही है और अगर आपकी इच्छा हो और आप इजाज़त दें, तो ऐसा रिस्क लिया जाए जिसमें किसी डाकू का इंटरव्यू किया जाए। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक किसी तरीके से एक जो साथी था, जिसको ये कह सकते थे कि जो डाकुओं के संपर्क वाला व्यक्ति था, उससे बात की गई और काफ़ी लंबी कसरत के बाद में तय हुआ कि इस दिन मिलना हो सकता है। तो उस आधार जी। पर उसके गैंग में जाकर के मेल मुलाकात की गई। जो रास्ते थे, काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी और अंतोगत्वा कुसुमा नाइन और फक्कड़ के सामने तक पहुँचा गया। और जब ये बात 2003 आखिरी की है, करीब नवंबर या दिसंबर के महीने में ये इंटरव्यू किसी भी तरीके से हो पाया। सुबह करीब 6 बजे के आसपास घर से निकलना हुआ और देर शाम 8 बजे के आसपास वापसी हुई। हालाँकि इंटरव्यू का वक़्त जो है मात्र 1 घंटे के आसपास का ही था, लेकिन जो इंटरव्यू करने का जोश था, जज़्बा था, वो इस बाबत था कि लोगों को बताया जाए, लोगों को एहसास कराया जाए कि चंबल के डाकू कैसे होते हैं, उनके काम करने की शैली क्या होती है और उनके सामने किस तरीके की दुश्वारियाँ होती हैं। खैर अच्छा। जब वहाँ पहुँचा गया, दोपहर के आसपास और इंटरव्यू शुरू हुआ तो कुसुमा नाइन ने जो अपना प्लान एजेंडा पहले से अपने डाकू डकैतों को बता के रखा था, उसमें ये कहा था कि जो लोग आएँगे, उनको काफ़ी यात्रा ज़रूर करानी है, घुमाव करके लेके जाना है, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि सीधे-सीधे अगर मान लीजिए उनकी कनेक्टिविटी पत्रकारों की पुलिस से हो जाती है, तो हम लोग हम्म। यहाँ तक वो पुलिस यहाँ तक ना पहुँच सके। खैर ओके। जब वहाँ पहुँचे तो तमाम जाँच-पड़ताल के बाद कि इनके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, तो इस तरीके की बातें भी रही। और जब कुसुमा नाइन के पास पहुँचा गया और फक्कड़ के पास में, तो ऐसा देखा गया और ऐसा लगा है कि जो डकैत गैंग था, उसकी पूरी की पूरी कमान और ऑपरेशन कुसुमा नाइन के हाथ में ही थी और कुसुमा नाइन के ही दिशा निर्देश पर पूरी तरीके से फक्कड़ और फक्कड़ का गैंग संचालित हुआ करता था। अच्छा, ये आप तो मुलाकात कर चुके हैं, चेहरे के हाव भाव तमाम चीजें हैं, जब हम याद करते हैं तो दरुआ को भी याद आती है, फूलन देवी की भी याद आती है।
ऐसे में कुसुमा नायन का व्यवहार थोड़ा हमें बताइए और एक ऐसा क्या उनकी ज़िंदगी में घटा था कि एक मासूम सी महिला जिसने अपनी ज़िंदगी आम महिला की तरह जीने की शुरुआत चाहती थी वो, लेकिन अचानक से चंबल तक पहुँच जाती हैं, बीहड़ तक पहुँच जाती हैं, डकैत बन जाती हैं, हथियार उठाती हैं। क्या कुछ वजह रही थी? कुसुमा नायन का जो प्रारंभिक उदय है कि वो जालौन जिले के टिकरी गांव की मूल रूप से रहने वाली है। कुसुमा के जो पिता थे वो गांव के प्रधान हुआ करते थे। 64 में 1964 में कुसुमा नायन की पैदाइश होती है और जो तमाम तथ्य गांव वालों के जरिए, पुलिस के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में कुसुमा नायन का एक स्कूल में प्रवेश करा दिया जाता है और गांव के ही स्कूल में, और कुसुमा नायन वहां पढ़ने के लिए जाती रहती है। लेकिन ठीक है। इसी बीच उसकी बढ़ती उम्र के बीच में 13 साल की उम्र में गांव से ही जुड़े हुए माधव मल्ला नाम के व्यक्ति से कुसुमा नायन की निकटता हो जाती है। और कुसुमा नायन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके घर वाले कुसुमा नायन और माधव मल्ला के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जब उसके पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने काफी नाराजगी जताई। कुछ दिनों बाद कुसुमा नायन और माधव मल्ला दोनों घर से चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। करीब 3 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की जाती है, जिसमें कुसुमा नायन के पिता की ओर से जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसमें जाहिर है कि उसमें कुछ ऐसी आपराधिक तथ्य का जिक्र किया गया था, जिसके बाद कुसुमा नायर और माधव मल्ला के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। जब कुसुमा नायन की वापसी हो जाती है तो 14 साल 1 साल के बाद में कुसुमा नायन के जो प्रधान पिता थे, वो नज़दीक के 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव के एक केदार नाम के व्यक्ति के साथ में उसकी शादी तय कर देते हैं और शादी भी कर देते हैं। लेकिन चूँकि ग्रामीण अंचल में इस तरीके का चलन रहा है कि जब किसी लड़की की कम उम्र में शादी की जाती है तो उसका गौना नहीं किया जाता है। ऐसा ही ओके। कुसुमा नायन के साथ में ही हुआ। जब कुसुमा नायन की शादी हो गई और उसके हुँ। बाद में इस बात की जानकारी उसके प्रेमी माधव मल्ला को लगी तो उसने अपने डाकू दोस्त विक्रम मल्ला को इस बात की जानकारी दी। उसके दिया और डकैत को उठा करके ले गया और विक्रम मल्ला ने वो जो माधव अपना उसका दोस्त था और कुसुमा नायन का प्रेमी उसके सुपुर्द कर जी। दिया। जब कुसुमा नायन गाँव से चली गई और डाकू उसे उठा लेके फिर उसका डाकू जीवन यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन विक्रम मल्ला, माधव मल्ला और फूलन देवी ये सभी एक साथ मूवमेंट किया करते थे। कुसुमा नायन नई थी तो लेकिन उसका जो आदेश था गैंग के भीतर एक फूलन देवी का छोटी-सी एक चला छोटी करता था। वो पूरी कहानी बता रहे हैं, मूवमेंट का मतलब क्या कि ये एक वक़्त में साथ काम करते थे ये? चाहे फूलन हाँ, देवी हो और कुसुमा नाइन? हाँ, कुसुमा नायन, फूलन देवी, माधव मल्ला और विक्रम मल्ला ये सभी लोग एक साथ काम करते थे। लेकिन कुसुमा नायन को ये लाला राम से नाराजगी थी ठाकुर होने के नाते, तो ओके। एक अंदर खाने में इन सभी लोगों ने मिल करके लाला राम को मारने की प्लानिंग की और लाला राम को मारने के प्लानिंग के तहत ही कुसुमा नायन को गैंग के अंदर भेजा गया। लेकिन हुँ। कुसुमा नायन ने वहाँ पर कुछ नए अपने रंग दिखा दिए क्योंकि कुसुमा नायन फूलन देवी से नहीं भी नाराज थी, माधव मल्ला से भी नाराज थी और विक्रम मल्ला से भी नाराज थी। इसलिए नाराज थी कि कुसुमा नायन जब गैंग में पहुंची है तो उस तरीके से उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, वो अपना वर्चस्व वहां नहीं बना पा रही थी क्योंकि फूलन देवी पुरानी थी और इस वजह हुँ। से फूलन देवी को लेकर के विक्रम मल्ला और माधव मल्ला भी असहज रहते थे और कुसुमा नायन को उसको डराते रहते थे कि तुम्हें इस तरीके से फूलन देवी का मुकाबला नहीं करना है। लेकिन हुँ। जब कुसुमा नायन लाला राम के गैंग में पहुंच गई तो वहां जाने के बाद में जो प्लानिंग लाला राम को मारने के लिए की गई थी वो प्लानिंग एकाएक बदल गई और उसके बदले में विक्रम मल्ला को मौत के घाट उतार दिया गया। ओके। तो ये और जो कुस अदावत और थी कु वन और कुसमा और कुसमा नायन जो है वो लाला राम के साथ पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये फूलन देवी के साथ जो अदावत थी वो सिर्फ़ वर्चस्व की थी, कोई जाति आधारित नहीं थी? नो, 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 अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। और फिर जो 1981 में मई अस्ता का जो बहमई कांड हुआ था जिसमें जी। जो दुनिया भर में प्रचारित है, चर्चित है, जिसमें 22 ठाकुरों को गोलियों से भून करके मौत के घाट उतारा गया था।
चूँकि कुसुमा नायन लालाराम के साथ में काम कर रही थी उस समय, तो फिर उसने बल्लाह बिरादरी के लोगों को लेकर के उसके मन में काफ़ी नाराज़गी हुई और उस नाराज़गी के चलते औरैया जिले के मई अस्ता गाँव में एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें जी, 12 लोगों को तो उसी तरीके से मौत के घाट उतारा गया जैसे बहमई कांड हुआ था, फिर गाँव में जी, आग लगाई गई, तो एक महिला और एक बच्ची आग में जल कर के खत्म हुए। तो इस तरीके से करीब 14 लोगों को कुसुमा नायन ने अपने हाथों से बिल्कुल सेम उसी अंदाज में मौत के घाट उतारा जैसे फूलन देवी ने बहमई कांड में को हाँ, हाँ। अंजाम दिया था। अच्छा, ये हाँ, जो तो उसमें उस जी, 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 उसमें जी। उसमें ठाकुर मारे गए थे बहमई कांड में और मई अस्ता गाँव जो है वो मल्लाहों से जुड़ा हुआ गाँव है, मल्लाह जाति के लोग हैं, वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि फूलन देवी ने जो किया, कहा जाता, चूँकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस बात को बता पाएँगे हमारे दर्शकों को कि 1981 में बहमई कांड और उसके बाद तकरीबन 13 से 14 जो मल्लाहों की हत्या की गई कुसुमा नाइन ने की। क्या फूलन देवी और उसके बाद कुसुमा नाइन कभी आमने-सामने आई? कभी चंबल में इस बात की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई कि दोनों गैंग आपस में भिड़े? ऐसा कुछ हुआ आगे चलकर? नहीं, कई बार गैंगवार की वारदातें की सूचना आई है मुखबिरों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए कि इस गैंग के साथ में घटना घटित हो गई है, उस गैंग के साथ में घटना घटित हो गई है। हालाँकि कुसुमा नायन ने इसने फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया था मध्य प्रदेश में अर्जुन हुँ, सिंह जी के समक्ष और उसके बाद में जो चंबल का इलाका था, वो पूरी तरीके से अलग हो गया। कुसुमा नायन का वो फूलन देवी का जो नाम था, वो जेल के और पुलिस के रिकॉर्ड में चल निकला और जो दूसरे डकैत थे वो प्रभावी भूमिका में आ गए। लेकिन इसी बीच में लाला राम से अलग होकर के कुसुमा जी। नायन राम आश्रय ठक्कड़ के साथ में आ गई हुँ, और उससे मिल करके मतलब अपना एक बड़ा गैंग बना लिया और इसी हुँ, बीच में तमाम गुर्जर डकैतों की भी एंट्री हो गई जिसमें निर्भय गुर्जर आ गए, सलीम गुर्जर आ गए, अरविंद हुँ। गुर्जर आ गए, रामदीप गुर्जर आ गए। तो ये लोग यहाँ पर चंबल इलाके में, पचेदा इलाके में प्रभावी भूमिका में रहे और वारदातों को अंजाम देते रहे। उस वक़्त डकैती एक केंद्र हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके डकैती का ट्रेंड बदला, फिर वो अपहरण उद्योग हो गया। अपहरण से उनको अच्छी खासी रकम मिलना शुरू हो गई, अच्छा जिससे जो अच्छी जी, 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 बताएँ, बड़ी बताएँ। बड़ी बड़ बड़ी रकम डकैतों को मिलना शुरू हो गई जो जिनके परिवार के लोगों का अपहरण किया जाता था, फिर उनसे बीच-बीच में बार्गेनिंग की जाती थी तमाम सूत्रों के ज़रिए और उनसे अच्छी खासी रकम डकैतों के पास पहुँचने लगी। डकैतों के लिए के साथ में बिचौलिए के रूप में जो लोग काम करते थे, उनके खाते में भी बड़ी रकम जाने लगी। तो इस तरीके से ये धंधा जो है, एक एक लंबे पता है अरसे तक उद्योग बन गया, फलता एक व्यापार फ उद्योग पद पे हाँ, स्थापित हो गया। हाँ, फलता-फूलता रहा कि चंबल का जो इलाका है इटावा के क्षेत्र का, इटावा के जो क इटावा वैसे तो इटावा जनपद पूरा 10 प्रभावित जिलों में शुमार है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जी। यहाँ के जो कई कई थाने ऐसे हैं जिनकी संख्या करीब 1 दर्जन के आस-पास है, वो 10 प्रभावित थानों में आता है और अच्छा इटावा में आपने ऐसा चूँकि आप जी। इटावा के ज़िक्र और मैंने आपको देखा है अलग-अलग जगह आपने पत्रकारिता की, लेकिन चूँकि आप इटावा मूल से और आपने काफ़ी लंबे समय से वहाँ पत्रकारिता की है। चंबल में कई तरह की डाकुओं का, डकैतों का और महिला डकैतों का भी आपने खबरें भी की हैं। आपके लिहाज से जब आप मिलने गए थे, तो क्या एक ऐसी कहानी आपके दिमाग में चल रही थी कि ये सारी चीज़ें कुसुमा नाइन ये सब चीज़ें और आपने वहाँ जाकर कोई परिवर्तन देखा नहीं, कुसुमा नाइन वैसी नहीं है जैसा बताया, ऐसा कुछ अंतर नज़र आया या वैसी ही वो खूंखार थीं, ये तमाम चीज़ें? मतलब डाकू किसी के रूप में किसी महिला को देखना मेरे लिए पहला अनुभव था। इससे अच्छा। पहले मैंने किसी भी डकैत को महिला डकैत को अपनी आँखों से नहीं देखा था। मैंने उसको पहली दफ़ा देखा वो पुलिस की वर्दी में थी। पुलिस की पुलिस में। वर्दी के साथ-साथ में उसके उसके हाथ में ऑटोमेटिक सेमी वेपन था, राइफ़ल थी और उसके साथ में ही उसका जो वो क्या क्या कहना चाहिए कि उसकी जो रणनीति प्लानिंग थी, उसका ही निर्देश, उसके ही डायरेक्शन में जितने भी डाकू हुआ करते थे मतलब उस समय, वो सब हुँ, संचालित होते थे। उसके निर्देश को फूलन कुसुमा नायन के अलावा पूरे गैंग में कोई भी व्यक्ति दिशा निर्देश नहीं देता था। फक्कड़ ओके। अंदर खाने में उससे क्या बात करते थे, ये इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन कुसुमा नायन का जो अंदाज़ था, जो स्टाइल था,
वो बिल्कुल सख्त मिजाज वाली महिला देखी गई है और उसके जो कारनामे हैं, वो कारनामे कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में है, कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। जो अच्छा। पुलिस के रिकॉर्ड में वो भी काफ़ी खूंखार माने जाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मीडिया के साथी या फिर अन्य लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ऐसा बताते हैं कि पुतलीबाई के बाद में अगर चंबल में कोई खूंखार महिला हुई है, तो वो कुसुमा नायन हुई है, क्योंकि कुसुमा नायन ने कई संगीन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, जो महिलाएँ खास करके नहीं दे सकती हैं अंजाम। ओके। कुसुमा नायन के खाते में एक ऐसी भी बड़ी वारदात है कि जिसमें उसने 2 ऐसे लोगों की आँखें निकाल ली। आँखें निकालने का घटना पूरे चंबल में कभी घटित नहीं हुई है, जो कुसुमा नायन के नाम पर दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि जो राम आश्रय हुँ, फक्कड़ नाम का जो डकैत था, जो अब इस हुँ, समय जेल में है, जिसको हुँ, सज़ा हो चुकी है और कुसुमा नायन के साथ एक लंबे वक़्त तक वो काम करता रहा है। हुँ, उसका उसके भांजे ने किसी की हत्या की है, उसके खिलाफ एक आरोप हत्या का लगा है और 2 लोग हुँ। जो संतोष और राजबहादुर नाम के थे, वो उस पूरे मामले में गवाह थे। अच्छा। जब फक्कड़ को लगा कि हमारे भांजे रमाकांत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है अदालत के स्तर पर गवाह के आधार पर, तो उसने इन लोगों को समझाने की कोशिश की। चूँकि ये मल्लाह बिरादरी के लोग थे, दोनों के दोनों केवट जात से ताल्लुक थे और कुसुमा नायन मल्लाहों से खासी नाराज़ पहले से ही बनी हुई थी, फूलन देवी को लेकर के। ओके। और उसके बाद उसने कुल मल्लाह बिरादरी के लोगों पर जुल्म ढाना का सिलसिला बना के रखा हुआ था। जब इस बात की जानकारी रामाश्रय फक्कड़ ने कुसुमा नायन को दी कि ऐसा-ऐसा वाक़या चल रहा है, जिसमें संतोष और राजबहादुर नाम के 2 शख्स हमारे भांजे के खिलाफ अदालत में गवाही दे रहे हैं। तो कुसुमा नायन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वहाँ जहाँ पर ये घटनाक्रम घटित हुआ, वहाँ से पकड़ कर असेवा गाँव से हुआ औरैया जिले के, हुँ, वहाँ से पकड़ कर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर लेकर आया गया और इटावा जिले के भरे इलाके में दोनों की आँखें निकाली गई और उनको फेंक दिया गया। हालाँकि वो मामला अदालत में चलता रहा, ऐसी घटना हुँ, पूरे चंबल इलाके में कभी नहीं हुई थी और आज की तारीख में ये एकमात्र इकलौती घटना है। हालाँकि इससे भी संगीन घटनाएँ हुई हैं। जगजीवन परियार ने होली के दिन 3 लोगों की हुँ, हत्या की। एक शख्स तो ऐसा था कि जिसको होलिका में ही जिंदा डाल दिया, उसको जला हुँ, दिया। हुँ। डकैतों ने बड़ी-बड़ी वारदात, लेकिन कुसुमा नायन के खिलाफ जिस तरीके की मतलब संगीन वारदातों की इसकी फ़हरिस्त है, लोग तो ये भी कहते हैं कि गैंग में सबसे ज़्यादा टॉर्चर कुसुमा नायन ही किया करती थी। जब मैं अच्छा। कुसुमा नायन और फक्कड़ से मिलने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक नाइट विज़न वेपन भी मुझे देखने को मिला, दूरबीन जिसको कहते हैं, दूर से जिसको देख लिया जाता है। तो हुँ, कानपुर ज़ोन के डीआईजी इस वक़्त इटावा में कानपुर में तैनात हुआ करते थे, दिलीप त्रिवेदी, जो अब इस दुनिया में अच्छा। नहीं है। हुँ, और वो जो है बाद में कई बड़े पदों पर भी रहे हैं, दिल्ली में भी पुलिस आयुक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। वो भी हुँ, कुसुमा नायन और रामाश्रय फक्कड़ के समर्पण के लिहाज से गए थे। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई हाँ, मुझे जब इस बात की जानकारी हुई साल 2001 में, तो मैंने उनसे टेलीफ़ोन पर बात की कि मैंने कहा ऐसी-ऐसी जानकारी आ रही है कि आप फक्कड़ और कुसुमा नायन से मिलने के लिए गए थे। तो बोले हुँ, हाँ, मैंने कोशिश की थी और मुझे किसी ने बोला था कि उनका समर्पण अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं हुँ, इसी लिहाज से मैंने उनसे बात की, तो वो दिलीप त्रिवेदी जी ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई है और मैं गया था गैंग में। तो एक ओके। आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी स्तर का था, उसने इस बात को स्वीकार किया। जब मैंने 2003 में कुसुमा नायन का इंटरव्यू किया था और फक्कड़ का, तो उस वक़्त सहारा चैनल पर जब वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, तो उस हुँ, वक़्त डीआईजी बाबूलाल होते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं झांसी में एसएसपी के रूप में था, तो फक्कड़ ने उनके पास में समर्पण की पेशकश की थी। लेकिन ओके। चूँकि मैंने उत्तर प्रदेश में समर्पण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में चलती है। यहाँ पर किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इस आधार पे वो लोग तैयार नहीं हुए और मैंने जब इंटरव्यू किया और हमारे इंटरव्यू के बाद में जून 2004 में 8 जून 2004 को कुसुमा नायन और राम आश्रय फक्कड़ समेत 9 डकैतों ने मध्य प्रदेश में गोहद थाना क्षेत्र में समर्पण कर दिया था। एक मन आश्रम पड़ता है वहाँ पर, उसी जगह पर।
ये उसकी अच्छा अंतिम दिने तस्वीर दि हाँ, दिनेश जी एक सवाल क्योंकि आपने बहुत सारी पेचीदगी वाली बात इसमें बताई कि इनके पास उस दौर में इस दौर में होती तो समझी भी जाती कि यहाँ वहां से इतने जबरदस्त वेपन्स पहुंचना, इतने भारी भरकम हथियार पहुंचना, नाइट विजन जैसी चीजें वो भी 2001 की आप बता रहे हैं, ये ऐसे हथियार डकैतों तक पहुंचना, ये बड़ी बात है। क्या ये कभी कुछ इनपुट कहीं से मिला या फिर आपकी बातचीत में कभी पता लगा हो, चाहे फक्कड़ से आपने पूछा हो, कुस्मा नाइन से, ये हथियार कैसे आते थे? क्या ये पुलिस वालों से लूटे जाते थे या कहीं से सप्लाई होते थे? इस बारे में कोई जानकारी उस वक्त खुली थी क्या? आपके हिसाब से कुछ जानकारी आई हो तो? चूँकि जो जिस उस वक़्त जब ये इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद में हम्म, जो यहाँ पुलिस अधिकारी तैनात थे, वो अधिकारी तो इटावा से जा चुके थे, लेकिन अचानक दलजीत चौधरी की तैनाती हम्म, इटावा में एसएसपी के रूप में हुई। उनके दरमियान उनके कार्यकाल में तमाम ढेर सारे डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उसी वक़्त एक डकैत अर्जुन परिहार नाम का गिरफ्तार हुआ था। उसने पुलिस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि जगजीवन परिहार के पास एक 47 अभी हाल के दिनों में पहुँची है और जो हम्म, करीब 2.5 लाख रुपए में लेकर के आई गई है। ये बात 2004 की है और ओके, ये जो 2004 में 47 जब आई है गैंग के पास में, तो और उसने इस बात को भी बताया था कि ये सेना के किसी जवान के ज़रिए उसके पास में ये वेपन आया था 47 और हम्म, इस वेपन को लेके आने की बात उनकी तरफ से कही गई और कारतूस ढेर सारे जब मुठभेड़ें हुआ करती थी, करीब 4-4 500-500 की संख्या में कारतूस बरामद हुआ करते थे। तो कई बार पुलिस के अधिकारियों से भी कहा गया कि जो यहाँ शस्त्र की दुकानें होती हैं, कारतूस सप्लाई करने वाली, हम्म, उनकी पूछताछ की जाए, उनके संचालकों से उनकी जाँच की जाए। अब चूँकि उस समय जो चीज़ें रहीं, वो दूसरी तरीके से संचालित होती रहीं। बाद में जो दस्तावेज़ी प्रक्रिया अधिकारियों की तरफ से की गई, फिर ये शस्त्र की दुकानों पर निगरानी की गई और नियंत्रण किया गया। तो आज की तारीख में बहुत जो कारतूस की बिक्री का मामला है, बहुत सख्त हो गया है, एक-एक नंबर का इंदराज होता है। हम्म, लेकिन उस वक़्त ये कहा जाता था कि डाकुओं के पास में जो हथियार पहुँचते हैं, जो कारतूस पहुँचते हैं, वो सेना के भगोड़े अधिकारियों और कर्मियों की तरफ से जाते हैं या फिर किसी और माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, एक और बस जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूँगा कि दिनेश जी, जब आप मिले ये तमाम चीज़ें हुई क्योंकि आजकल के तो ये फैशन भी हो गया है कि आपको जो सवाल पसंद नहीं है अगर हम आपसे पूछ लें, तो या तो आप एडिट करवाने की कोशिश करेंगे या आप भड़क इतना जाएँगे कि कोई कार्रवाई भी हो सकती है। वो तो भई कुस्मा नाइन जिनके लिए कानून कोई चीज़ नहीं था उस ऐसे में क्या आपको ये लगा कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए या फिर बेखौफ होकर हर तरह का सवाल पूछने की इजाज़त कुस्मा नाइन की तरफ से दी गई थी? नहीं, कुसुमा नायन ने इंटरव्यू नहीं दिया था। कुसुमा नायन तो अच्छा। ये कह रही थी वहाँ पर इंटरव्यू के वक़्त कुसुमा नायन ने कहा था कि ये हमारे गैंग के मुखिया हैं रामाश्रय फक्कड़, इनकी हुँ, बात को आप सुनिएगा और इनकी बात को आप टेलीकास्ट करिएगा। अच्छा, तो कुसुमा नायन ने ऑन कैमरा कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, अपना केवल फ़ोटोग्राफ कुसुमा नायन ने कराया था। जुबानी अच्छा। जो कुछ भी कुसुमा नायन को देख कर के मैंने एहसास किया, वो मैंने समझ लिया वहाँ पर। लेकिन एक कई चीज़ें इन लोगों के राजनीतिक कनेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। अच्छा। 98 में संसदीय इलेक्शन हुआ था और भारतीय हुँ, जनता पार्टी से यहाँ पर इटावा से श्रीमती हुँ। शुक्ला मिश्रा चुनाव मैदान में उतरी थी। अच्छा। और हाँ, और ये बात भी प्रचलित हुई, प्रचारित की कही गई चली कि फक्कड़ और कुसुमा नायन के गैंग ने बीहड़ में कई जगह पे उनका प्रचार किया है और उनके प्रचार के साथ में ही उनके लिए मदद भी की है। हालाँकि हुँ, सुखदा मिश्रा की जीत हो गई। 98 में भारतीय जनता पार्टी पहली दफ़ा इटावा से जीत हासिल की उसने और कुशवा नायक जीत गई। जब मेरी मुलाकात हुई थी फक्कड़ से तो फक्कड़ ने इस बात का ज़िक्र किया था कि हम हुँ, लोगों ने सुखदा मिश्रा के लिए मदद की है चुनाव में उनकी। हुँ। तो ये बात मानी थी उन्होंने। हाँ, वो कुछ रामाश्रय फक्कड़ ने इस बात को स्वीकार किया और संभवतः ये बातें पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं क्योंकि जब ये गिरफ्तारी समर्पण कर दिया 2004 में फक्कड़ और कुसुमा नायन ने, उसके बाद उसका एक लंबा-चौड़ा जो बयान पुलिस दर्ज करती है कि तुमने हुँ, कहाँ-कहाँ पर क्या वारदातें की
और किस-किस राजनीतिक दल के सदस्यों से तुम्हारे रिलेशन रहे हैं, संबंध रहे हैं, तो इस तरीके की बातें उसमें आई। ठीक और है। ये बात बहुत-बहुत धन्य कोई ऐसी जी। नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी से छुपी हुई, ज़ाहिर है जी। और हर व्यक्ति ये बात जानता है कि कौन किसके साथ में काम करता है, कौन किसके साथ में काम नहीं करता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर सड़क पर चलेंगे तो लोग हुँ। देखेंगे और चर्चाएँ करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमें समय दिया, अपना कीमती वक़्त हमें दिया और ये पूरी कहानी जो आप वहाँ देख कर आए, सुनकर आए, आपने पूरा चंबल का इतिहास एक तरीके से मात्र 24 से 25 मिनट के भीतर हमारे दर्शकों तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो था कुसुमा नाइन का वो सफर जिसने एक मासूम सी महिला, एक मासूम सी लड़की को चंबल बीहड़ तक ला दिया और इस कदर उसे खूंखार और दहशत का पर्याय बना दिया कि कई गांवों तक उसकी धमक सुनाई देती थी। इटावा और उसके आसपास यानी चंबल के इलाके में जितने भी गांव, शहर या फिर विधानसभा या लोकसभा सीटें पड़ती थी, वहां कुसुमा नाइन का जलवा देखने को मिलता था। राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया में कुसुमा नाइन कुछ इस तरह चर्चाओं में रही। नमस्कार।